नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। इन दिनों दुनिया को दो हिस्से में बांटने की कोशिश हो रही है। जिहाद और इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को पूरी दुनिया का खतरा बताया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज आमने सामने में मेरे साथ हैं जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव महमूद मदनी जी। मदनी साहब का एक रुख जो था वो नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा थोड़ा नरम सा रवैया रहा है। वो अभी भी वैसे ही नरम सा है या थोड़ा गरम सा हो गया है? का मतलब यह है कि एक रीजनेबल बात करने की कोशिश करता हूं मैं। हालांकि मैं रीजनेबल आदमी नहीं हूं, क्योंकि मेरी दाढ़ी ही मुझे अनरीजनेबल बना देती है। यानी मैं दाढ़ी होना ही अनरीजनेबल होने की अलामत समझे जाने लगा है आज की तारीख में। छोटा सा बच्चा एयरपोर्ट पे कहता है मामा देखो बिन लादेन जा रहा है, हमारी दाढ़ी टोपी और पगड़ी देख करके। मदनी साहब, आपका आमने सामने में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मदनी साहब, सबसे पहला सवाल कि इस्लाम के नाम पर आतंकवाद, क्या यही जिहाद है? जिसको ये जिहाद बता रहे हैं वो जिहाद नहीं है, फसाद है। ये दुनिया में फसाद फैला रहे हैं, ये जिहादी नहीं है बल्कि फसादी हैं। फसाद फैलाकर दुनिया में लोगों को अपने आप को जिहादी बताते हैं और करते हैं फसाद का काम। जी, बिल्कुल तो सही। आपने उन लोगों को जिहादी नहीं कहना चाहिए बल्कि फसादी कहना चाहिए। मदनी साहब, आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन उनका तो दिया, लेकिन क्या बात है कि दुनिया के सारे और जितने बड़े खास करके इस्लाम के धर्म गुरु हैं, उनकी आवाज में ताला लग गया है। क्या बात है, आप जैसों की आवाज क्यों नहीं सामने आ रही है? ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोल रहे हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि लोगों जो बोल रहे हैं वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, खुद ही बोलते हैं, खुद ही सुन लेते हैं, दुनिया नहीं सुनती उसे। अब ये आप लोग आए हैं आगे और आकर के अब लेना शुरू किया है, तो ये बात लोगों तक पहुंचेगी कि इसको अपोज किया जा रहा है और इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। टेररिज्म को अपोज इसलिए करना तो सबकी जिम्मेदारी है कि उससे इंसानियत हर्ट होती है। इंसानियत के खिलाफ ये लोगों ने जंग छिड़ी हुई है, तो सारे इंसानों को मिलकर लड़ाई लड़नी है। एक बात, उससे भी बड़ी बात यह है कि ये क्योंकि इस्लाम के नाम पर करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमारी ड्यूटी डबल हो जाती है। हमें इसको और ज़्यादा ताकत के साथ मुसलमानों को और मुसलमानों के जो कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें और ज़्यादा ताकत से इसका विरोध करना है। अभी आपने कल देखा कि माले में, वहाँ पर जो रेडिसन ब्लू में वहाँ पर जो आतंकी घटना हुई, उसमें जब आतंकी खुलेआम कह रहे हैं कि अगर कोई कुरान की आयतें पढ़ रहा हो तो उसे छोड़ दिया जाए और बाकियों पर जुल्म ढाया जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये कौन सा इस्लाम है और इसको क्यों इस तरीके से दिखाया जा रहा है? तो अगर इस्लामिक टेररिज्म का अगर नाम दिया जा रहा है तो गलत तो नहीं दिया जा रहा है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग ये काम कर रहे हैं वही गलत हैं। हमें उनको आइसोलेट करना है और आइडियोलॉजिकली उनको गलत साबित करना है, जो कि वो गलत हैं। आइडियोलॉजिकली गलत हैं वो। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी बेकसूर को मारा जाए या जमीन में फसाद फैलाया जाए। ये तो कुरान ने साफ तौर पर डिक्लेयर किया है। सही कहा आपने, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है ना मदनी साहब, कुछ तो गलत हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग इस्लामिक आतंकवाद की बात कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं होता और सब कुछ ठीक होता तो बात ही क्यों करते? कुछ तो गलत हो रहा है। कहीं आप लोगों से गलती हो रही है, सारे धर्म गुरुओं से गलती हो रही है? ना, ये बात नहीं है, बल्कि कुछ लोग कुछ एरिया में प्लांट करके ट्रेनिंग देकर बिठाए गए हैं। देखिए, माफ़ करिएगा, इसके अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके हथियार बेचने की साजिश भी शामिल है कि कुछ ऐसे लोगों को बहकाकर, समझाकर, ट्रेनिंग देकर। आपने तो आपके पड़ोस में अफ़गानिस्तान की वार देखी है। अफ़गानिस्तान की वॉर के मौके पर जब रूस अफ़गानिस्तान में आया, तो उस मौके पर रूस को काउंटर करने के लिए लोगों को हथियार और ट्रेनिंग किसने दी थी? नहीं, वो तो समझ में, आप जानती हैं, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जिस ये इतनी पूरे ऐसे ही विश्व में इस तरीके ऐसे ही लीबिया में हुआ।
ऐसे ही लीबिया में हुआ, ऐसे ही इराक में हुआ, ऐसे ही अब सीरिया में हो रहा है कि बाकायदा इंडिविजुअल ग्रुप्स को ट्रेनिंग और हथियार दिए जा रहे हैं। क्यों? ये सब कौन कर रहा है? ये सब तो क्यों कोई मुस्लिम कंट्री नहीं कर रही है, बल्कि वो लोग कर रहे हैं जो दुनिया में अमन के ठेकेदार बनते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि दुनिया तो में साफ गोई से इस्लाम को मानने वाले और उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो भी तो इस बात को समझ सकते हैं। उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है कि एक बड़े जो लोग, आप जिनकी बात कर रहे हैं अमेरिका या रूस की, या आप उनकी बात कर रहे हैं जो एक कुछ कम लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी बात हावी हो रही है और आप सबकी बात जो है उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। मुझे एक बात बताइए, ये जितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इसमें कितने हजार या कितने लाख लोग इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? जब आप ये एनालिसिस करेंगी तो आपको परसेंटेज नहीं मिलेगी, कहीं 1% भी नहीं मिलेंगे लोग। लेकिन मालूम ये हुआ कि मोर देन 99% लोग मोर देन 99% लोग जो हैं वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन अभी फ्रांस में हमला होने के बाद G20 की समिट हुई, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि पेरिस के हमले को लेकर मुस्लिम समुदाय को जितनी निंदा करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहा है। मुस्लिम नेताओं को खुद भी गंभीर सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। ये उन्होंने जो कहा है हम इसको रिजेक्ट करते हैं। मुसलमान हमेशा इसको अपोज करते चले आए हैं। ये पॉलिटिकल लड़ाई को इस्लामिक लड़ाई बनाने की कोशिश हो रही है, और जो लोग कोशिश कर रहे हैं ये दरअसल अपना एतबार हासिल करना चाहते हैं, तो इस्लाम का नाम यूज कर रहे हैं। अच्छा, हम कभी भी किसी को अपनी पॉलिटिकल लड़ाई के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करने नहीं देंगे। आप कह तो रहे हैं, इसीलिए हम खड़े हुए हैं, इसलिए हम बार बार जोर से कह रहे हैं। तो क्या महमूद मदनी अकेले हैं इस पूरी लड़ाई में? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं, आपके और धर्मगुरु आपका साथ नहीं दे रहे? आलम इस्लाम नहीं, हम अकेले नहीं हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। सब हमारे साथ हैं, और मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा ऐसे लोगों को। आप कह रहे हैं कि आपके साथ सब लोग हैं, लेकिन आजम खान ने तो कह दिया कि पेरिस का हमला जो था वो एक किसी एक्शन का रिएक्शन था। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सब लोग साथ में हैं? नहीं, तो अब 2-4 लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं तो उनका अपनी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, वो सत्ता में बने हुए हैं, बोलने की उन्हें आदत है हर चीज़ में, तो ठीक है, वो उनकी अपनी राय है, वो रखें अपनी राय। लेकिन वो तो वो मतलब ये कि एक पॉलिटिकल लीडर है तो वो अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। नहीं, लेकिन जब आजम खान जैसे व्यक्तित्व जो है वो कहता है कि नहीं, वो मुसलमान, देखिए हमें UN जाना पड़ेगा, यहाँ पर मुसलमान जो है हिंदुस्तान में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमें यूनाइटेड नेशन जाना चाहिए। तो इस पर यहाँ के देश, यहाँ के लोग कैसे इस बात को ले? हम तो ये कह रहे हैं, बहुत ताकत के साथ कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान से अच्छी जगह रहने के लिए दुनिया में कोई नहीं है। और हम यहाँ रहे हैं तो बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस हैं। हमारे पास चॉइस थी। इस्लाम के नाम पर बनने वाली स्टेट में हमारे जाने का मौका था, हम नहीं गए, और हमने इस इंडिया को चूज़ किया है, भारत को चूज़ किया है। तो हम बाई चॉइस इंडियन हैं। तो हमसे बड़ा इंडियन कौन होगा और हमसे ज़्यादा यहाँ पे हकदार कौन होगा? और मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। हमारी शिकायतें हैं, और उनमें से बहुत सारी शिकायतें जायज़ हैं हमारी। उनके लिए हमारे पास जो लड़ने के तरीक़े हैं फ्रेम के अंदर, उससे हम लड़ते हैं, लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन इन सारी खराबियों के और शिकायतों के बावजूद भारत से अच्छी जगह हम दुनिया में मुसलमानों के रहने के लिए दूसरी कुछ नहीं समझते। इसी भारत ने तो उनको मिनिस्टर बना रखा है, इसी भारत की जनता ने उनको मिनिस्टर बना रखा है। वो तो कहते हैं महमूद मदनी जाए, नमाज पढ़ाएं, उनके सियासत ना करें। क्यों झूठ मूठ का वो सियासत में घुस रहे हैं? नहीं, वो ठीक है, सियासत उनको ही मुबारक हो, सही बात है। हम सियासत नहीं कर रहे हैं, और उनको मुबारक हो सियासत, वो सियासत करें। हम सियासत नहीं करते, हम तो सदाकत करते हैं। सदाकत मीन्स सच्चाई। जो सच बात लगेगी वो हम कह देंगे। अब और उनको बुरा लगेगा तो उनसे माफ़ी मांग लेंगे। सच बात तो कड़वी होती है,
तो अब उन्हें किसी को बुरी लगे तो हम भाई माफ़ी मांगते हैं आपसे, लेकिन कहेंगे सच बात। लेकिन जो इस्लामिक और इसमें टेररिज्म, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई सियासत नहीं है हमारी बात में। लेकिन इस्लामिक हमने तो वो टेररिज्म बात अगर कही है है, कि कुरान ने एक बात कही है, हमने वो कुरान ने एक बात कही वो हमने कोट कर दी, बस इतनी सी बात है हमारी। लेकिन ऐसा क्या है कि मदरसे और मस्जिदों से टेररिज्म की भाषा बोली जाती है, वहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है, वहाँ उनको लिखाया जाता है, वहाँ पर उनके दिमाग को भ्रमित किया जाता है, इस पर आप क्यों कुछ नहीं करते? वो एक मिसाल बता दीजिए। वही मदरसे हैं जो टेररिज्म के खिलाफ फतवे दे रहे हैं। भारत का जो सबसे बड़ा मदरसा है उसने 2006 से टेररिज्म के खिलाफ फतवा दे रखा है। तो आप एक कोई मिसाल दे दे कि किसी मदरसे से, किसी स्कूल, देखिए इस्लाम में बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का कोई साबित कर दे। मैं कहता हूं, मैंने ये बात पहले भी कही है, अगर ऐसा कोई मदरसा साबित किया जाए, हम आपके साथ चलकर उस मदरसे को खुद ताला लगाएंगे, चलने नहीं देंगे ऐसे किसी मदरसे को इस देश में। अच्छा ये बताइए, पिछले साल, एक साल पहले जब आपसे मैंने बातचीत की थी तो आमने सामने में आपने कहा था कि अभी नरेंद्र मोदी जी को वक्त देना चाहिए, अभी उन्हें काम करने के लिए टाइम देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अभी नरेंद्र मोदी जी को और टाइम देना चाहिए? देखिए, जो बेसिक इश्यूज हैं, जिन इश्यूज पर वो प्राइम मिनिस्टर बन के इस देश में आए, उन इश्यूज को अभी तक उन्होंने कुछ सॉल्व नहीं किया है। जैसे गुर्बत है, जिहालत है, लोगों की महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर कोई काम अभी तक नहीं कर सके वो। तो जब 1.5 साल गुजरने के बाद भी वो कोई काम नहीं कर सके हैं, तो अब आगे क्या उम्मीद की जाए? तो हम तो यही कहते हैं कि वो अभी भी अगर सुधार लें चीज़ों को और बोलने के बजाय काम करने पर अगर वो करें तो वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। मदनी साहब, 2-3 महीने से देश में टॉलरेंस वर्सेस इंटॉलरेंस का मुद्दा हावी हो गया है, हर कोई उसकी बात कर रहा है, लेकिन इस पर आपका कोई बयान नहीं आया। देखिए, जो माहौल बिहार के इलेक्शन से पहले मुल्क में बनाया गया था, वो माहौल इस मुल्क के फेवर में नहीं है। हमारा देश जो है वो बड़ा खूबसूरत गंगा जमनी तहजीब इसकी जो है पुरानी, उसी ने इसको जोड़ के रखा हुआ है। वही इसकी खूबी है, इसकी उदारता, इसके शांति, इसका आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे का आदर करना, इज़्ज़त करना बड़ों की। तो ये कुछ बड़ी कीमती चीज़ें हमारे देश की थीं और ऐसा लग रहा है जैसे टूट जाएंगी। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के बयानात आ रहे और उन बयानात को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब मैं एक बात कहूँ और आप उसको डिफ़र करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना एक ज़िंदा सोसाइटी की अलामत पहचान है कि ये जीवित है ये सोसाइटी, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। लेकिन अगर मेरी किसी बात से आपको डिफरेंस लगे या मैं आपकी किसी बात से डिफ़र करूं तो आप मुझे ये कह दें तुम पाकिस्तान चले जाओ, ये चीज़ें, जिस अंदाज की ये लहजा और ये बातचीत है, ये तो देश के साथ गद्दारी और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लेकिन ऊपर जिस कंट्रोल तरीके करने से की पढ़े ज़रूरत लिखे है। लोग, शायर, साहित्यकार, इंटेलिजेंसिया जो है, राइटर्स, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देश का माहौल ख़राब हो रहा है और उस एवज में उन्होंने अपने पुरस्कार रिटर्न कर दिए, अवार्ड्स को रिटर्न किया, इसको आप कैसे देखते हैं? मुनव्वर राणा साहब को ही ले लीजिए, बहुत बड़े शायर हैं। मतलब ये कि उन्होंने उन्होंने एक तरीक़ा अपनाया अपना इख्तलाफ दर्ज करने का, अपनी तकलीफ़, अपनी पीड़ा को ज़ाहिर करने का, तो ये उनकी मर्ज़ी है, सब आज़ाद हैं और उन्होंने ये एक रास्ता अपनाया है। तो जो लोग माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको फ़िक्र करनी चाहिए इसके बारे में, और जो सरकार है उसको सोचना चाहिए कि ऐसा माहौल बनने न दिया जाए किसी। अच्छा, अभी बिहार के नतीजे आए, वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुसलमान हैं, उनका मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था। उन्होंने महागठबंधन को एकजुट हो करके वहाँ पर सपोर्ट किया और महागठबंधन की सरकार आ गई। अब आप इसको देश की राजनीति के लिए कैसे देख रहे हैं? ये तो हर जगह अच्छी बात है ये कि लोग जो हैं
वो एक फ़ैसला करते हैं और उस फैसले के मुताबिक अपनी पसंद के आदमी को लाते हैं, नापसंद के आदमी को रिजेक्ट करते हैं या नहीं लाते हैं, उनके ख़िलाफ़ जाते हैं। तो ये तो डेमोक्रेसी, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है और यही हमारे देश की खूबसूरतियों में से एक है। तो मदनी साहब, क्या ये मान लिया जाए कि मुसलमानों का मैसेज बड़ा क्लियर है कि वो मोदी राज के लिए तैयार नहीं है? क्या माना जाए इसे? नहीं, ऐसा है, ये सिर्फ मुसलमान अगर खड़े हो जाएं वहाँ और किसी के ख़िलाफ़ या किसी के फेवर में, तो ना वो सरकार बना सकता है ना वो तोड़ सकता है। ये तो भारत के लोगों ने मिलजुल करके फैसला किया, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। खाली मुसलमान, महागठबंधन खाली मुसलमानों से सत्ता में आ जाएगा तो 2-4 सीटें तो ऐसी हो सकती हैं, लेकिन उसको 100 कुछ सीटें मिल जाएंगी, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये खाली मुसलमानों का फैसला नहीं था। आप इस मैसेज को किस तरीके से देख रहे हैं कि जो एक अल्पसंख्यक वर्ग है, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो मोदी राज के खिलाफ उस तरीके से जा रहा है? क्यों जा रहा है? नहीं, मैं यही बात तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ मुसलमान नहीं जा रहा है, बल्कि मुसलमानों के साथ जो मुसलमानों के और दूसरे भाई हैं वो भी उस सरकार के खिलाफ गए हैं और महागठबंधन के साथ गए हैं। तो ये तो डेमोक्रेसी है। मुसलमानों ने भी और उनके साथ कुछ और लोगों ने भी मिलजुल करके फैसला किया और सरकार को महागठबंधन की सरकार बना दी दोबारा से। तो ये बताइए कि मदनी साहब का एक रुख जो था वो नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा थोड़ा नरम सा रवैया रहा है, वो अभी भी वैसे ही नरम सा है या थोड़ा गरम सा हो गया है? नरम का मतलब यह है कि एक रीजनेबल बात करने की कोशिश करता हूं मैं। हालांकि मैं रीजनेबल आदमी नहीं हूं क्योंकि मेरी दाढ़ी ही मुझे अनरीजनेबल बना देती है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूं कि एक रीजनेबल बात करूं। अब एक आदमी की सरकार बनी है, आप 2 ही महीने में उसके खिलाफ बोलने लगें, कहने लगें, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, अब 1.5 साल गुजर गया है तो हमको लगता है कि जो मेन फ्रंट हैं, मेन इश्यूज़ हैं भारतवासियों के, उन पर कहीं ना कहीं कमी छूट रही है। दाल की कीमतें का आसमान को छू रही हैं, अभी तेल ऊपर चला गया है, टमाटर की हालत ख़राब हो रही है। तो हमें जो बेसिक इश्यूज़ है गरीब आदमी से रिलेटेड, उसके ऊपर देखना चाहिए और सरकारों का फैसला उसी के ऊपर होता है। तो हमारी सरकार गरीब के लिए क्या कर रही है? मदनी साहब, क्लियर कट ये बताइए कि आज की डेट में मोदी राज के अंडर आप क्या देख रहे हैं? आप टॉलरेंट इंडिया देख रहे हैं या इनटॉलरेंट इंडिया देख रहे हैं? माहौल जिस तरह का बन रहा है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये तो मजबूर हो जाएंगे कहने पर कि इंटॉलरेंस को फैलाया जा रहा है और इंडिया को ख़राब करने की साजिश हो रही है। अगर इसको अभी वक्त है, समय है, इसको कंट्रोल कर लिया जाए और रीजनल इलेक्शंस की पॉलिटिक्स के लिए या नेशनल भी पॉलिटिक्स के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जाए जिससे देश का नुकसान हो। तो मदनी साहब, मोदी साहब के क्यों नहीं ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं? आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे तो देश में अच्छा सा माहौल रहेगा। हम इस काबिल हैं। क्यों? आपने अभी कहा कि आपकी दाढ़ी जो है वही एक इंटॉलरेंस बन जाती है, तो क्या ऐसा सच में माहौल हो गया है कि किसी दाढ़ी वाले को जो है मुझे नहीं, एक सुनिए, मैंने कहा कि मेरी दाढ़ी जो है अनरीजनेबल है, यानी मैं दाढ़ी होना ही अनरीजनेबल होने की अलामत समझे जाने लगा है आज की तारीख़ में। छोटा सा बच्चा एयरपोर्ट पे कहता है मामा देखो बिन लादेन जा रहा है, हमारी दाढ़ी, टोपी और पगड़ी देख करके। तो अभी हमें जो आज के इंटॉलरेंस की जो बहस है उसमें तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी चांस है, इसको रोका जाना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। अच्छा, एक बात नहीं रोकेंगे तो ख़राब हो जाएगा बहुत। आपको भी एक खुफिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी कि कम से कम हिंदुस्तान में कुछ 150 से 250 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लड़के हैं जो कि ISIS के टच में हैं और वो वहाँ सीरिया में जाके लड़ना चाहते हैं और वो यहाँ पर भी माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान के ऊपर ISIS का बहुत बड़ा ख़तरा है? देखिए, हम ऐसा समझते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान वैसा ही है जैसे हिंदुस्तान के सब शहरी हैं, बहुत अलग नहीं है।
यहाँ के शहरियों में, हिंदुस्तान के शहरियों की एक खुसूसियत है भारतवासियों की कि ये नरम होते हैं, ये साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, ये अन्याय को पसंद नहीं करते हैं, इनके अंदर उदारता होती है। तो जैसे भारत के सब लोग हैं ऐसे ही मुसलमान हैं। हाँ, कहीं कहीं झगड़े होते हैं, हंगामे होते हैं, वो टेम्परेरी होता है, इधर से भी गुस्सा हो जाते हैं, उधर से भी गुस्सा हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को बहका कर उग्र बनाना चाहे वो कामयाब होगी। इसीलिए जो लोग गए उनमें से भी बहुत से वापस आ गए हैं, क्योंकि बेसिक बेस जो है उनका वो उदारता का है। मदनी साहब, आप तो धर्म आपसी गुरु हैं, भाईचारे का है, झगड़े और फसाद का नहीं है। आप तो धर्म गुरु हैं, तो आप ओवैसी या आजम खान जैसों को नहीं, बोल मैं सकते धर्म गुरु हैं। नहीं हूँ। नहीं, आप इसको क्लियर कर लीजिए। नहीं, एक मिनट, इसको आप क्लियर कर लीजिए। मैं हरगिज धर्म गुरु नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, वर्कर हूँ। चलिए, आपकी आवाज और एक स्टूडेंट हूँ इस्लाम का। अच्छा, चलिए, आप एज अ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम आप आजम खान को या ओवैसी भाइयों को, बंधुओं को समझा तो सकते हैं कि भाई चुप रहो, इस तरीके के भाषणबाजी से क्या होगा, देश में और माहौल खराब होगा। देखिए, ये जो बात आप समझाने की कह रहे हैं, तो ये दोनों समझदार लोग हैं, कोई नासमझ नहीं है इनमें से। नासमझ को समझाया जा सकता है, समझदारों को कैसे समझाएंगे। और मेरी हैसियत भी नहीं है। मैंने बताया कि मैं छोटा सा एक स्टूडेंट हूँ। अपनी बात जो मैं कह सकता हूँ सबको पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। कि योगी साहब भी जो ज़बान बोल रहे हैं वो उनको नहीं बोलनी चाहिए। साक्षी महाराज जी भी जिस तरह से बोलते हैं वो उचित नहीं होगा। अगर हमारे में कोई कमी योगी महाराज और साक्षी जी तो आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, लेकिन ओवैसी बंधु तो सुन सकते हैं। ब्रदर्स, ओवैसी ब्रदर्स तो आपकी आवाज सुन पाएंगे। हमारे सुन तो लीजिए, हम तो उन्हें अपना भाई मानते हैं और हमें यकीन है हमारी आवाज़ उन तक ज़रूर पहुंचेगी। हम उनको भी हमें अपील करना चाहते हैं, इनको भी सबसे कहना चाहते हैं कि भाई इस देश में देश का फ़ायदा ही उसी सूरत में होगा जब हम लोग मिलजुल करके, हमारा जीना मरना एक साथ हो, हमारी तरक्की एक साथ हो। हमारी अगर दाल महंगी होगी तो सभी को महंगी होगी ना। जी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को महंगी होगी और दूसरों को महंगी नहीं होगी। जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग मुस्लिम हैं, जो यंग जो युवा हैं, जिनकी खून में भी बहुत तेजी है, उनको ओवैसी बंधु की आवाज अच्छी लगती है, उनको आजम खान की आवाज अच्छी लगती है, उनको मौलाना मदनी की थोड़ी आवाज अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को बस एक ही तरफ की बात अच्छी लगती है। तो वो सब जगह ऐसे लोग हैं। मुसलमानों में भी ऐसे कुछ लोग मिलेंगे, हिंदुओं में भी ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जिनको उनकी बात अच्छी लगेगी। लेकिन मेजॉरिटी जो है मुसलमानों की भी और मेजॉरिटी हिंदुओं की भी जो है वो तोड़ने वालों के साथ नहीं है, जोड़ने वालों के साथ है। मौलाना मदनी, आमने सामने में मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे मौलाना मदनी आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।